Namaste Gurukulians, hope you are doing well at home. Today I am going to start video number 7, that is part 7. This will be the final video of chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation of class 12th Biology. So this is the last video of this chapter. If you have any doubt, then you can go again to watch previous 6 videos. I think your doubt will be cleared. Now we will come to next topic, and the name of topic is chromosomal disorders. In our previous video we have completed Mendelian disorders. ठीक है, Mendelian disorders जीन्स की प्रॉब्लम की वजह से थे. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होंगे दीज विल बी ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. नाउ दिस चेंज इन नंबर कैसे हो सकता है? नॉर्मली हम बोलते हैं कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग इज डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड को लिखते हैं हम 2n. सो 2n जहाँ पे भी लिखेंगे मतलब डिप्लॉयड, n लिख रहे हैं तो हैप्लॉयड. 2n से ज़्यादा जितने भी हों, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, सब पॉलीप्लॉयड में आ जाएंगे. सो 3n, 4n, ये ट्राई, टेट्रा, इसके आगे जितने भी होंगे सब पॉलीप्लॉयड. ठीक है, तो इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजी हैं. सबसे पहले है आपका एन्यूप्लॉयडी. एन्यूप्लॉयडी के अंदर क्या होगा कि जो हमारा डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, स्पेसिफिकली वी आर गिविंग एग्जांपल्स इन रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग्स ओनली. ठीक है, सो इन एन्यूप्लॉयडी द क्रोमोसोम नंबर विल बी ईदर 1 मोर और 1 लेस टू द डिप्लॉयड नंबर. डिप्लॉयड नंबर को हम 2n से शो करते हैं. जैसे मान लो हमने बोल दिया 2n मीन्स 46 क्रोमोसोम्स. ठीक है, सो इन एन्यूप्लॉयडी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी 1 or 2 लेस देन और more than diploid set of chromosomes. सो एन्यूप्लॉयडी के अंदर 2n में से या तो एक क्रोमोसोम कम होगा, या एक क्रोमोसोम ज़्यादा होगा, या 2 क्रोमोसोम कम होंगे, या 2 क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे. सो अगर 2n माइनस 1 प्लस 1 कर देते हैं हम, तो इसको बोलेंगे हम ट्राइजोमी. ट्राइजोमी क्यों? क्योंकि मान लो हमारे पास फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, 3 पेयर, 4, 5th, ऐसे करके 23 पेयर्स हो गए. 23 पेयर्स के लिए लिखा हमने 2n. तो इसमें कोई एक क्रोमोसोम पेयर ऐसा होगा जिसके अंदर 2 की बजाय 3 क्रोमोसोम होंगे. ठीक है, और इसी की वजह से हम इसको बोलेंगे ट्राइजोमी. बाकी सारे क्रोमोसोम सेट के अंदर 2-2 क्रोमोसोम, किसी एक के अंदर 3 क्रोमोसोम होंगे. और ये कब बनेगी? ड्यू टू दिस में बी ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन और सेपरेशन ऑफ chromosomes.
ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं ये कैसे हो सकता है। अब जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि भाई मेल फीमेल से एग आया, मेल से स्पर्म, तो जो एग था उसके अंदर नॉर्मली 2n है, ठीक है, n, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पे जो स्पर्म बना, देखो स्पर्म जब भी बनेगा गैमेटोजेनेसिस से होगा, गैमेटोजेनेसिस होगी तो मियोसिस होगी। मियोसिस में हरदम क्या होता है, ओनली हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स विल अपीयर इन द स्पर्म और एग, या फिर बोलेंगे हम गैमीट। तो हर दो में से मेल में कितने थे, 23 पेयर्स, मतलब 46 क्रोमोसोम थे, 46 में से 23 आने चाहिए थे स्पर्म में, पर कोई एक क्रोमोसोम सेट ऐसा था जो पूरा का पूरा आ गया। मतलब मान लो जैसे फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फर्स्ट पेयर में से एक आया, सेकंड में से एक आया, थर्ड में से एक आया, पर फोर्थ सेट ऐसा था जो दोनों के दोनों आ गए। यहाँ पे सेपरेशन हुई नहीं, नॉन डिसजंक्शन हुई नहीं। सो नॉन डिसजंक्शन की वजह से फोर्थ पेयर का दोनों के दोनों क्रोमोसोम आ गए, बाकी सारे पेयर में से एक एक क्रोमोसोम आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कितना होंगे, 23, मतलब n + 1, n 23 के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एक एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे क्योंकि डिस्टिंक्शन हुई नहीं थी। तो अब इस क्रोमोसोम जब इन स्पर्म और एग की जो फ्यूजन होगी वो क्या होगी, वो बनाएगा 2n + 1, यही हमारी ट्राइजोमी है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आई होगी चीज़। सो ट्राइजोमी के अंदर मतलब कहीं ना कहीं 2 की बजाय 3 का पेयर बन गया किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल हैं, ट्राइजोमी के एग्जाम्पल हमारे पास डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के अंदर होता है ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो 21वां नंबर ऑटोजोम है 21st नंबर, क्योंकि लास्ट 23rd जो होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम पेयर होता है, बाकी जो 22 बच के पेयर आपके वो ऑटोजोम्स होते हैं। सो ये है ऑटोजोमल ट्राइजोमी ऑफ 21st नंबर क्रोमोसोम। सेकेंड है आपका एग्जाम्पल एडवर्ड सिंड्रोम, दिस इज ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13, ठीक है। सिलेबस में सिर्फ आपके डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज टाउ सिंड्रोम, PATAU, टाउ सिंड्रोम। दिस इज ट्राइजोमी ऑफ, सॉरी दिस इज 13 है आपका टाउ सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 13। सो ये 3 आपके एग्जाम्पल ऐसे हैं जो ट्राइजोमी की वजह से हैं, और तीनों के तीनों क्या हैं, ऑटोजोमल ट्राइजोमी, सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइजोमी नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है, ये दोनों आपके मेंशन्ड नहीं हैं, ठीक है। पर इन दोनों के बारे में, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा करेंगे हम। सो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम। चलो डिजीज़ जो हम एक बार में ही करेंगे बाद में। तो ट्राइजोमी के एग्जाम्पल तीनों आ गए। नेक्स्ट आ गया आपका, अगर हम बोल दें 2n + 2, तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलेंगे हम टेट्राजोमी, ठीक है। बट इसका कोई एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे हम, ना कहीं ये बुक में मेंशन है। सेम ऐसे ही ये तो +1 हुआ था, अगर -1 हो जाए सो यहाँ पे मैंने दिखा दिया 2n - 1, इसको बोलेंगे
नल्लिजोमी, सॉरी मोनोजोमी, नल्लिजोमी इज 2n-2, मोनोसोमी, मोनो मतलब सिंगल। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम ऐसा होगा जो पूरे 23 जो हमारे पेयर होते हैं, 23 में से कोई एक क्रोमोसोम पेयर ऐसा होगा जिसका एक क्रोमोसोम है ही नहीं, ठीक है। तो 46 की बजाय यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो गए? 45। और इसका भी रीज़न सेम क्या है? नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन की वजह से वो आया ही नहीं। और इसका एग्जाम्पल आपका टर्नर सिंड्रोम, एग्जाम्पल इज टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। पर टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो मोनोसोमी हुई है वो किसकी हुई है? सेक्स क्रोमोसोम की। मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, और स्पेसिफिकली बोलेंगे हम एक्स क्रोमोसोम। तो नॉर्मली फीमेल में 2 एक्स होते हैं, यहाँ पे 1 एक्स मिलेगा आपको 2 की बजाय, तो 1 एक्स नहीं आया। सो दिस इज टर्नर सिंड्रोम। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी। सो अगर 2n-2 कर दें हम, देन इट इज कॉल्ड एज नल्लिजोमी। सो ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर 3 डिजीज़ का नाम है। एक आपका डाउन सिंड्रोम जो अभी हमने पहले वाले में लिखा था, जिसके अंदर ट्राइजोमी हुई थी 21वें नंबर क्रोमोसोम की। दूसरा एग्जाम्पल है आपका टर्नर सिंड्रोम, और तीसरा एग्जाम्पल है आपका क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ये 3 डिजीज़ जो हैं वो आपके सिलेबस के अंदर हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं डाउन सिंड्रोम। सो नीट में या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई उसके अंदर क्रोमोसोम की नंबर क्या है, जैसे उसने बोल दिया 2n-1 या ट्राइजोमी ऑफ 21st नंबर क्रोमोसोम कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। या फिर लिख देंगे क्वेश्चन डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाई, नीचे 3-4 आंसर होंगे, उसमें से एक आंसर आपका ये होगा ट्राइजोमी ऑफ 21st नंबर क्रोमोसोम। किसी में क्रोमोसोम नंबर चेंज कर देंगे, किसी में बोल देंगे कि मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम। तो आपने याद रखना है ट्राइजोमी ऑफ 21st नंबर क्रोमोसोम। सो डाउन सिंड्रोम का जो पेशेंट होगा, हाँ, दिस इज ऑफ ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होंगे? सबसे पहला फीचर शॉर्ट स्टेचर, हाइट ज़्यादा नहीं होगी, एंड शॉर्ट और वेबी नेक, गर्दन कम दिखाई देगी। ये जो लेंथ होती है यहाँ पे, ये बिल्कुल कम दिखाई देगी, उसकी इस टाइप की पोजीशन होती है थोड़ी सी। सेकंड, प्रोट्रूडिंग टंग एंड लोअर लिप, मतलब जो मुंह है वो हरदम ओपन रहेगा, माउथ विल बी ओपन, ओपन माउथ। तो माउथ ओपन रहेगा, जो नीचे वाला होठ है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे लटका होगा, और जो उसकी टंग है वो एकदम जनरली थोड़ी सी बाहर की तरफ होगी। सो प्रोट्रूडिंग टंग मतलब बाहर की तरफ है, लोअर लिप भी थोड़ा सा लटका हुआ है, माउथ हरदम ओपन है। स्टबी फिंगर्स
फिंगर्स का साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा होगा और मोटी मोटी उंगलियां होंगी, ठीक है। सो स्टबी फिंगर्स एंड स्पेसिफिक पाम क्रीज, मतलब जो हमारी हथेलियां के ऊपर ये लाइंस होती हैं उसकी लाइंस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी हमारे से, ठीक है। पाम क्रीज हथेली की लाइनें। राउंड फेस, मेंटल रिटार्डेशन होगी, और हम कह सकते हैं उसका IQ लेवल है दैट विल बी बिलो 40, ठीक है। नॉर्मल जो IQ लेवल होता है नॉर्मल पर्सन का वो होता है 90 से 110 के बीच में, ठीक है। 110 से ऊपर वाले को हम जीनियस बोल सकते हैं। सो दीज वर सम फीचर्स of the patient which is suffering from Down syndrome. एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं थोड़ा स्टार लगा देता हूँ। कई बार नीट में पूछा जाता है मंगोलियन आई किसके अंदर होती हैं। मंगोलियन आई, जो मंगोल कंट्री है, मंगोलियन शासक जो होते थे, मंगोलियंस चाइनीज़ टाइप के हैं, तो इसकी जो आई होती हैं उसके ऊपर क्या होगा कि हमारे यहाँ पे अपर लिड जो है आईलिड्स उसके और यहाँ इसके बीच में थोड़ा स्पेस है अलग, मतलब आँख हमारी ज़्यादा खुल सकती है, पर उनका क्या होता है ये यहाँ पे एक फोल्ड होता है स्किन का जिसकी वजह से उनकी आँख प्रॉपरली पूरी नहीं खुल पाती, तो उस आई को बोलते हैं मंगोलियन आई, ठीक है। मंगोलियन आई ड्यू टू एपिकेंथिक फोल्ड ऑफ स्किन ओवर अपर आईलिड, और इसकी वजह से पूरी आँख उसकी नहीं खुलती, आँख थोड़ी सी कम खुली होती हैं इनकी, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट, सो दिस इज द डिजीज विच कैन अकर बोथ इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज क्लीनफेल्टर्स सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होगा, हैविंग एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम। देखो नॉर्मली क्या होता है, मेल X Y होते हैं, ठीक है। इसके अंदर XXY होगा, ठीक है। सो दीज मेल हम इसको लिख सकते हैं 44 प्लस XXY। अगर ये X नहीं होता तो टोटल 46 क्रोमोसोम होते, 44 ऑटोसोम्स और 2 आपके सेक्स क्रोमोसोम, बट दिस इज हैविंग एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए 47, ठीक है। सो दिस इज द जीनोटाइप। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके नीट में ऐसे पूछा जाता है कि ये वाली जो आपका जीनोटाइप है वो किस में होता है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में होगा, टर्नर में होगा, एडवर्ड में होगा, या किस में होगा, ठीक है। सेम इसके भी फीचर्स हम देखते हैं। पहली बात तो इसके अंदर Y है तो ये मेल होगा, ठीक है, बट इसके अंदर एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है तो इसके अंदर क्या होगा, दिस विल बी ए मेल विच विल बी हैविंग फीमेल टाइप कैरेक्टर्स, ठीक है। सो मेल
विच विल बी स्टेराइल, मतलब ये आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट, अब हम कह रहे हैं मेल है पर फीमेल जैसी अपीयरेंस होगी, तो क्या 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 हो सकता है? हाई पिच वॉइस, क्योंकि फीमेल की हाई पिच वॉइस होती है, हाई पिच वॉइस। तीसरा, अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट, अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट, नॉट ऑफ दैट लेवल बट थोड़ा बहुत अपीयरेंस, उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। मेल के अंदर ब्रेस्ट की अपीयरेंस होना, जो दाढ़ी वगैरह है वो उसकी बहुत कम आएगी, सो लेस बियर्ड एंड बॉडी हेयर्स। और क्या हो सकता है इसके अंदर? स्टेराइल, टॉल स्टेचर, नॉक नीज, नॉक नीज, लास्ट पॉइंट इज नॉक नीज एंड लॉन्ग लिम्स। लिम्स मतलब हाथ भी लंबे होंगे, पैर भी लंबे होंगे, पर जो उसके नी होंगे वो आपस में, जो उसके घुटने हैं ये आपस में ऐसे चलते टाइम ऐसे भिड़ेंगे, ठीक है। तो वो जिसके अंदर भी नॉक नीज की प्रॉब्लम होती है वो वाले लोग कभी भी फोर्स में नहीं जा सकते, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो पैरामिलिट्री है, या फिर पुलिस की भर्ती होती है, ठीक है। उसके अंदर नॉक नीज जिसके अंदर प्रॉब्लम होगी दैट विल बी रिजेक्टेड। सो इस केस में होता है क्लीन फेल्टर सिंड्रोम में नॉक नीज की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि नॉक नीज जिसमें भी होगा वो सारे क्लीन फेल्टर सिंड्रोम होंगे। देयर वर नॉर्मल मेल्स विद नॉक नीज एंड फ्लैट फुट। फ्लैट फुट भी जिसका नीचे से, जैसे हमारी एडी जो होती है वो थोड़ा सा बीच में से ऐसे कर्व होता है, पर बहुत सारे लोगों के अंदर वो कर्व नहीं होता, वो बिल्कुल फ्लैट होती है। तो ऐसे लोगों को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, मिलिट्री में या पैरामिलिट्री में उनकी भर्ती नहीं हो पाती। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ पेशेंट विच इज सफरिंग फ्रॉम क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। थर्ड डिजीज which is included on your NCERT, the third is Turner syndrome. इसके अंदर जो आपकी जीनोटाइप बनेगा वो बनेगा 44+XO। तो यहाँ पे क्या होगा? लॉस ऑफ 1X क्रोमोसोम। अब देखो हमने इससे पहले वाले में क्लीन फेल्टर में क्या किया था कि वो मेल है बट उसके अंदर फीमेल की अपीयरेंस है ड्यू टू एक्स्ट्रा एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक फीमेल थी जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम एक गायब हो गया या लॉस हो गया उसका। तो जब एक्स क्रोमोसोम लॉस होगा तो उसके अंदर जो फेमिनाइन कैरेक्टर हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो सबसे पहला इसका फीचर जो होगा वो क्या होगा? इट विल बी ए फीमेल बट स्टेराइल। वहाँ पे हमने लिखा था मेल बट स्टेराइल। सेकेंड, ये फीमेल जो होगी शॉर्ट स्टेचर की होगी, विद शॉर्ट नेक। ये वाला पॉइंट आपका सेम है जो आपका डाउन सिंड्रोम में था। तीसरा, दिस फीमेल विल बी हैविंग पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट साइज प्रॉपर नहीं है। इम्प्रॉपर
फेमिनाइन कैरेक्टर, इम्प्रॉपर की बजाय हमें लिखना चाहिए अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर, रूडिमेंट्री ओवरीज, मतलब ओवरीज का भी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, रूडिमेंट्री हैं वो। रूडिमेंट्री को हम बोल सकते हैं जिसकी प्रॉपर ग्रोथ ना हुई हो, ठीक है, अंडर डेवलप्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ इसमें कुछ रह गया है कि नहीं। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, अंडर डेवलप्ड, पुअर, स्मॉल यूट्रस एंड पफी फिंगर। स्मॉल यूट्रस एंड पफी फिंगर्स। पफी मतलब वही स्वेलिंग वाली। यूट्रस का साइज छोटा होगा, तो साइज छोटा है तो मतलब ये आगे जाके जो अगर नॉर्मल फीमेल होती तो साइज़ ऑफ यूट्रस नॉर्मल होता। अगर यूट्रस का साइज़ नॉर्मल होगा तो दैट विल हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ बेबी। तो यहाँ पे ना तो इसके पास ओवरीज प्रॉपर हैं तो एग रिलीज़ नहीं होंगे, एग रिलीज हो भी गए तो यूट्रस का साइज़ प्रॉपर नहीं है तो बेबी को हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट फीमेल स्टेराइल, ठीक है। अब ऐसी फीमेल्स को क्या कर सकते हैं हम, दे कैन बी इंजेक्टेड विद, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स्ट्रा बॉक्स बना के, दे कैन बी इंजेक्टेड विद FSH and estrogen injections starting from puberty. To develop secondary sexual characters like development of breast। यहाँ पे जो पीरियड होते हैं उसके नॉर्मल, वो भी पीरियड भी नॉर्मल नहीं होते। एक पॉइंट और याद आ गया, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो FSH का इंजेक्शन लगाओ या एस्ट्रोजन का इंजेक्शन लगाओ, इन दोनों की वजह से क्या होगा, उनके जो फीमेल टाइप कैरेक्टर है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो गया या फिर डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस वगैरह हो गया, थोड़ा सा जो हाई पिच वॉइस, तो इस टाइप के कैरेक्टर्स तो आ जाएंगे इसकी वजह से, बट दे विल रिमेन स्टेराइल। अभी भी उसकी स्टेरिलिटी का कोई इलाज नहीं है, वो स्टेराइल ही रहेंगी। ठीक है, दीज विल बी फीमेल बट स्टेराइल। सो दीज आर 3 डिजीज विच आर मेंशन इन योर सिलेबस and NCERT. Apart from this, I will also write 2 disease which are important for NEET and can be asked. One is Edwards syndrome. Edwards syndrome, अभी हमने लिखा था पहले ही, ट्राइजोमी है ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18। एक है टाउस सिंड्रोम, पी इसके अंदर साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं हम टाउ सिंड्रोम, TAU, टाउस। सो टाउ सिंड्रोम ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ chromosome number 13, and next is CRI, cry do chat syndrome। ये होता है ड्यू टू डिलीशन ऑफ
short arm of क्रोमोसोम नंबर 5। तो क्रोमोसोम नंबर 5 का जो शॉर्ट आर्म है उसका कुछ पार्ट जो है वो डिलीट हो जाता है। सो दीज आर द रीजन्स ऑफ दीज 3 डिजीज़। अब इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जैसे क्राई डू चैट, क्राई लाइक ए किटन, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, ठीक है। सो द पर्सन, द बेबी विल क्राई लाइक किटन, किटन मतलब बेबी कैट। सबसे मेन ये वाली चीज़ बड़ी पूछी जाती है आपसे, क्राई डू चैट सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, रीज़न ज़रूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड 2 more फीचर्स आर मून लाइक फेस, ये भी पूछा जाता है कि भाई मून फेस किस डिजीज़ के अंदर होता है, क्राई डू चैट के अंदर। एंड पफी फिंगर्स, ये तो सिंपल सा है। इसके अंदर जो 2 मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो इससे या इससे, ठीक है। ये सो एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18, इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट जो है हरदम अपनी जो मुट्ठी, उंगली जो है वो मुट्ठी की तरफ, पाम की तरफ ऐसे क्लोजली ऐसे पैक करके रखेगा, क्लोज्ड बीस्ट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं फिंगर्स फर्मली क्लोज्ड विद पाम, ठीक है। मतलब फीस्ट की तरह रहेगा, मुट्ठी बना के रहेगा वो एकदम, मेकिंग फीस्ट। फीस्ट की स्पेलिंग देख लेना, FEAST होता है या क्या होता है मुझे ध्यान नहीं है अभी, मुट्ठी, ठीक है। इसका जो मेंटल रिटार्डेशन होगी इसके अंदर, और तीसरा है दिस पेशेंट विल डाई विद इन 6 months ऑफ बर्थ, पेशेंट will die after birth within 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर, इससे ज़्यादा नहीं जिएगा। नेक्स्ट इज टाउ सिंड्रोम, इसका सिर्फ एक ही है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। सबसे मेन एग्जाम्पल सिर्फ इसका यही पूछा जाता है, क्लेफ्ट लिप किस में होता है। क्लेफ्ट लिप होता है, कई बच्चों का देखा होगा आपने कि जो अपर लिप है, अपर लिप का कट लगा होता है यहाँ पे, और उसका दांत दिखता रहता है उसमें से। स्टार्टिंग में जो इंसीजर्स जो होते हैं, फ्रंट वाले दांत जो होते हैं वो दिखते रहते हैं उस कट की वजह से, उस चीज़ को बोलते हैं हम क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ठीक है। तो ये 3 डिजीज़ ऐसी हैं जो कई बार नीट में पूछी जा सकती हैं, ऑल्दो दीज आर नॉट मेंशन्ड इन NCERT, ठीक है बेटा। थ्योरी वाइज ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ जो NCERT की एक्सरसाइज के अंदर हैं, स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल टाइप जो है। मोस्टली जो बाकी आपके क्वेश्चंस हैं सारे इंक्लूड हो गए हैं थ्योरी के अंदर, तो आप कोई भी हेल्प बुक लो और आपकी NCERT के जो क्वेश्चन हैं उसको रीड करने की कोशिश करो, यू विल फाइंड सिमिलरिटी विद नोट्स, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ NCERT एक्सरसाइज। ये कह रहा है व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल प्लांट विद येलो सीड, टॉल प्लांट विद येलो सीड एंड टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड, ठीक है। टॉल प्लांट विद येलो सीड is crossed with tall plant with green seed.
व्हाट प्रपोर्शन ऑफ फिनोटाइप इन द ऑफस्प्रिंग कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी टॉल एंड टॉल ग्रीन। जब इनका क्रॉस होगा तो ये कह रहा है कि इसमें से जो जनरेशन बनेगी नेक्स्ट जनरेशन, उसके अंदर टॉल ग्रीन कितने होंगे और ड्वार्फ ग्रीन कितने होंगे। ठीक है, दो चीज़ पूछी गई हैं। अब देखो यहाँ से हमारे पास कितने टाइप के गैमीट बनेंगे। एक बार इसको इसके साथ एक गैमीट, फिर इसको इसके साथ दूसरा गैमीट, स्मॉल टी को कैपिटल वाई के साथ एंड स्मॉल टी को स्मॉल वाई के साथ। 4 टाइप के गैमीट बने। यहाँ पे कितना बनेगा, एक बार कैपिटल टी को स्मॉल वाई के साथ और एक बार स्मॉल टी को स्मॉल वाई के साथ। 2 टाइप के गैमीट यहाँ पे बने। तो अब इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे जब हम, तो एक साइड 4 होंगे, एक साइड 2 होंगे। तो ये वाले हम इस साइड लिखते हैं टी वाई टी वाई टी वाई टी वाई। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई। कॉम्बिनेशन बनाते हैं टी टी वाई वाई टी टी वाई वाई टी टी वाई वाई टी टी वाई वाई। कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये आपने कॉम्बिनेशन वैसे ही बनाने हैं जैसे आपने मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस किया था। ठीक है, अब इसका फिनोटाइप लिखो टॉल येलो, क्योंकि एक भी अगर एलील आपका बड़ा लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में है, डोमिनेंट एलील है, तो आपका वो डोमिनेंट फिनोटाइप ही देगा। ये भी आपका टॉल बट ये ग्रीन होगा क्योंकि स्मॉल वाई आ गया। ये आपका टॉल येलो, दिस इज टॉल ग्रीन, दिस इज टॉल येलो, टॉल ग्रीन, ड्वार्फ येलो एंड ड्वार्फ ग्रीन। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, टॉल ग्रीन कितने होंगे। टॉल ग्रीन कितने हैं इसमें, 1 2 3। ड्वार्फ ग्रीन, ड्वार्फ वाला सिर्फ एक ये है और एक ये है, इसमें से एक येलो एक ग्रीन है। सो ड्वार्फ ग्रीन इज 1। सो द आंसर इज 3:1। टॉल ग्रीन विल बी 3, ड्वार्फ ग्रीन विल बी 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अगर परसेंटेज वाइज पूछने लग जाए तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि टोटल 8 हैं, 3 में से नहीं, 8 में से सिर्फ 3 और ये 8 में से सिर्फ 1, तो 100 में से कितना होगा, 3/8 इंटू 100 करके देखो कितना होगा। 4 दूनी 8, 25 25 75/2, 37.5% के अराउंड। और ऐसे ही ये 1/8 इंटू 100, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12.5 कुछ आएगा। ठीक है, सो परसेंटेज वाइज आप ऐसे निकाल सकते हो। तो बाकी परसेंटेज कहाँ गई, 37 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, ये तो सिर्फ कितने हुए, 50% हो गया। तो 50% मतलब 4 ही तो आए यहाँ पे, 8 में से 4 आ गए तो 50%। तो बाकी 50% कहाँ गया, बाकी 50% गया आपका टॉल येलो, टॉल येलो, टॉल येलो एंड ड्वार्फ येलो। तो ये सेम आएगी आपकी टॉल येलो के लिए और ये आएगी आपकी ड्वार्फ येलो के लिए। ठीक
ठीक है। तो परसेंटेज पूछे तो आपने ऐसे निकालनी है परसेंटेज। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी। ये बोलता है कि एक चाइल्ड हैज़ ब्लड ग्रुप ओ। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ। इफ फादर हैज़ ब्लड ग्रुप ए, फादर का है ए, मदर का है बी, वर्कआउट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट एंड पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब ये कह रहा है कि एक चाइल्ड का ओ है, फादर का ए और मदर का बी। पहली बात तो इनका जीनोटाइप बताओ, ठीक है, दोनों का, और फिर इन दोनों की वजह से कितने डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप वाले बच्चे हो सकते हैं वो सारे बताओ इसमें। तो हमने लिखा ऊपर फादर, मदर। फादर के अंदर ब्लड ग्रुप ए है तो ए में तो दो पॉसिबिलिटी बन गई, या तो ये वाली चीज़ हो सकती है या ये वाली भी हो सकती है, ठीक है। मदर बी ब्लड ग्रुप है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसको स्मॉल आई लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पर ये कह रहा है कि एक बच्चा है जिसका ओ ब्लड ग्रुप आया। अब यहाँ पे जब बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप आएगा, चाइल्ड का ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप हमने क्या बोला था कि स्मॉल आई। तो जब इसके एक स्मॉल आई किसी फादर से आया होगा, एक स्मॉल आई मदर से आया होगा, तो हमें ये पता चल गया कि इस फादर का जीनोटाइप जो है वो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि एटलीस्ट एक आई फादर से आएगा तभी यहाँ पे ओ बनेगा, एक आई मदर से आएगा तभी यहाँ पे ओ का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अब यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी ख़त्म है। सो दिस विल बी द जीनोटाइप ऑफ फादर एंड दिस इज गोइंग टू बी जीनोटाइप ऑफ मदर, हेट्रोजाइगस। तो यहाँ से अब कॉम्बिनेशन बनाओ। गैमीट अगर हम देखें तो आई ए, स्मॉल आई बी, स्मॉल आई, 4 गैमीट हैं। तो कितने टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अब इसमें? एक बार इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। आई ए आई बी, ये हो गया ए बी ब्लड ग्रुप। फिर आई ए स्मॉल आई, दिस इज ए ब्लड ग्रुप। दिस इज आई बी स्मॉल आई बी ब्लड ग्रुप, स्मॉल आई ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटी बन गई आपकी। तो उसने बोला था कि एक बच्चा है जिसका ओ ब्लड ग्रुप है, तो ये वो भी बन गया। बाकी 3 के पॉसिबिलिटीज़ भी बता दी और जीनोटाइप फादर और मदर का क्या है वो भी बता दिया, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। Now next question, पेज नंबर 165 पे क्वेश्चन नंबर 48। ये बोल रहा है कि भाई एक कपल विद नॉर्मल विजन बियर एक कलर ब्लाइंड चाइल्ड। एक कपल है, फादर है, मदर है, दोनों नॉर्मल हैं, ठीक है। बट उसका जो चाइल्ड है वो कलर ब्लाइंड है। देन हाउ इट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जब हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस तो हमें ये पता है इट इज़ ए सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीज़, ठीक है।
ऑटोसोमल डिजीज़ नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम डिजीज़ है और ये रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब जब तक दोनों एलील सेम नहीं होंगे तब तक कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती। एंड द एलील फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम ओनली, वाई पे तो होता नहीं है। सो फादर इज XY, मदर इज XX। अब इसने बोला कि दोनों नॉर्मल हैं। अब दोनों नॉर्मल हैं तो फादर के ऊपर तो हम XC दिखा ही नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि एक बार भी अगर C आ गया तो ये फादर जो है वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास दूसरा X तो है ही नहीं। अगर दूसरा X नॉर्मल होता तो ये कैरियर बन जाता, पर X है ही नहीं, फादर के अंदर होगा ही नहीं कभी, इसलिए फादर हरदम डिजीज हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। सो इसलिए हम बोलते हैं कि सेक्स रिलेटेड डिजीज जो है वो मेल के अंदर ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अब मदर को बोला उसने नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ये भी हो सकता है और नॉर्मल ये भी हो सकता है, ये कैरियर हो जाएगा, ठीक है, पर दिखेगा तो ये नॉर्मल, क्योंकि इसके अंदर भी कोई डिजीज़ नहीं अपीयर हुई है। पर ये कह रहा है कि इसका जो बच्चा होगा एक, वो कलर ब्लाइंड हो गया, तो वो कैसे पॉसिबिलिटी हुई? वो सिर्फ पॉसिबिलिटी तभी होगी जब यहाँ पे एटलीस्ट एक XC होगा, क्योंकि अगर दोनों X नॉर्मल वाले होते तो वो बच्चा कलर ब्लाइंड होता ही नहीं। तो कैसे होगा? XC X ये कैरियर बन गया, ये नॉर्मल फादर है, गैमीट्स बने आपके ये, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाओ, दिस इज XXC, सेकेंड कॉम्बिनेशन XX, थर्ड कॉम्बिनेशन XCY, फोर्थ कॉम्बिनेशन XY। तो इसमें देखो XX मतलब फीमेल, XX मतलब फीमेल, सो दीज बोथ आर फीमेल, बट ये फीमेल जो है ये क्या है आपकी? कैरियर है तो ये नॉर्मल, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो हम बोलेंगे कि फीमेल जितनी भी थी वो सारी की सारी इसके अंदर नॉर्मल आएंगी, ठीक है। कैरियर तो हम कभी पूछते नहीं क्वेश्चन में, और डायरेक्टली हम नॉर्मल या डिजीज पूछते हैं। फिर मेल में आ जाओ, मेल में ये दोनों मेल हैं। अब XCY आ गया, अब Y है, दूसरा X तो था नहीं यहाँ पे, तो जैसे ही एक एलील भी आ गया यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका कलर ब्लाइंड, और ये मेल है और ये आपका नॉर्मल मेल है। क्वेश्चन में उसने यही बोला था कि फादर और मदर दोनों नॉर्मल हैं बट उसका एक बच्चा कलर ब्लाइंड हो गया, तो कैसे पॉसिबिलिटी हुई? ऐसे बना के दिखाना है आपने, ठीक है। सो इन दिस केस वो क्या पूछ सकता है कि भाई परसेंटेज बताओ मेल और फीमेल की कलर ब्लाइंड और नॉर्मल होने की। तो 100% फीमेल आर नॉर्मल while 50% मेल इज कलर ब्लाइंड एंड 50% मेल आर नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपने ये चीज़। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हीमोफीलिया से रिलेटेड। पेज नंबर 186। क्वेश्चन है राइट द जीनोटाइप्स ऑफ ए नॉर्मल पेरेंट्स प्रोड्यूसिंग ए हीमोफिलिक सन, सेम टू सेम। कह रहा है कि नॉर्मल पर्सन है, फादर मदर दोनों नॉर्मल हैं, इन दोनों का एक बच्चा हुआ जो कि हीमोफिलिक है। हीमोफीलिया मैंने पहले बताया था आपको कि हीमोफीलिया इज अगेन सेक्स रिलेटेड डिजीज, रिसेसिव डिजीज है, सेम वही पैटर्न चलेगा जो आपका कलर ब्लाइंड का चला था। तो इसके अंदर फादर जो है वो नॉर्मल है, तो फादर को तो हम XY से दिखाएंगे, मदर X हीमोफिलिक एंड X।
ये चीज़ होगी तभी आगे जाके पॉसिबिलिटी बनती है कि उसका एक बच्चा जो है वो हीमोफिलिक हो। तो सेम कॉम्बिनेशन वही बन गया आपका जो अभी किया था हमने। ठीक है, तो उसने बोला था कि नॉर्मल फादर मदर थे, उसका एक हीमोफिलिक चाइल्ड हो गया। सो दिस इज द हीमोफिलिक चाइल्ड विच इज ए मेल। सो दिस मेल इज हीमोफिलिक। बाकी सारा सेम वही है जो आपका फंडा कलर ब्लाइंडनेस वाले में चला था। तो बेटा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उससे घबराना नहीं है, बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, दिमाग में चीज़ों को रखने की कोशिश करो। एक आधा क्वेश्चन टेस्ट क्रॉस पे भी पूछा जा सकता है। कई बार बोल देता है कि भाई एक प्लांट है जो हेट्रोजाइगस है दो जीन्स के लिए। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि भाई टॉलनेस और फ्लावर कलर रेड दोनों के लिए हेट्रोजाइगस है। अगर हम इसका क्रॉस करवाएं डबल रिसेसिव के साथ, डबल रिसेसिव मतलब दोनों स्मॉल टी और दोनों स्मॉल आर, तो इससे जो नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगी उसके अंदर इंडिविजुअल्स की रेशियो क्या होगी। तो आप ध्यान से देखो, ये वही चीज़ आ गई आपकी टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के अंदर हम क्या करते हैं, हरदम F1 जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता होता है, F1 को हम हरदम रिसेसिव डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। और अगर वो 1:1 की रेशियो आएगी आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और 1:1:1:1 की रेशियो आएगी आपकी डबल डाई हाइब्रिड क्रॉस में। यहाँ पे ये डाई हाइब्रिड है तो आपकी रेशियो आएगी ये। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्रॉस विल ऑलवेज टेस्ट क्रॉस। ठीक है, और टेस्ट क्रॉस का फ़ायदा क्या है, we will be able to find the genotype of unknown genotype of unknown plant। मतलब हमें फिनोटाइप पता है उसका कि वो टॉल है और रेड है, पर हमें ये नहीं पता कि वो प्योर है या हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो यही पता करने के लिए हम उसको डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। अगर 100% आता है एक जैसा तो हम बोलेंगे कि वो प्योर था, और अगर 1:1:1 की रेशियो में आता है तो हेट्रोजाइगस था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप खुद भी प्रैक्टिस करना, जो भी हेल्प बुक मिले आपसे डिफरेंट टाइप के पेडिग्री एनालिसिस करके देखना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना। ये आपकी लास्ट वीडियो थी। सो इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर फिनिश करते हैं। ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हम DNA RNA की बात करेंगे। सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।